हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 6 जो हमारा 12th क्लास का है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसका हम लोग जितने भी क्रक्स पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो पेपर हो फिजिक्स का वो अच्छे से जाए। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है 5th क्लास, जो नया सिलेबस है हमारा। नया सिलेबस बोले तो जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है कोविड-19 को लेकर के, तो उसके रिगार्डिंग हमने उसको किया है। और ये जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा, ज़्यादा इसमें डेरिवेशन की हम बात नहीं करेंगे। तो अगर आप डेरिवेशन को लेकर के सोच रहे हैं कि इसमें डेरिवेशन आपको मिलेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम रिवाइज कराएंगे, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फालतू की कोई भी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते हैं। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर है चैप्टर 6। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं वो हैं फैराडे के लॉ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से शुरुआत होता है इस चैप्टर का। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या किया उन्होंने, एक कॉइल लिया है और उस कॉइल को किससे जोड़ दिया है? गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? गैल्वेनोमीटर से। और इसके आसपास वो क्या करते हैं, किसी मैग्नेट को ले आते हैं और ले जाते हैं। ये मान लीजिए हमारा मैग्नेट है। अब ये हरकत होती है तो गैल्वेनोमीटर में क्या आता है? डिफ्लेक्शन आता है। क्या आता है गैल्वेनोमीटर में बेटा? डिफ्लेक्शन आता है। अब डिफ्लेक्शन आने से ये पता चलता है कि इसमें करंट जनरेट हो रहा है। तो ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें किसकी बात हुई थी? रिलेटिव मोशन की। किसकी बात हुई है? रिलेटिव मोशन। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया कि एक कॉइल था, वापस एक इन्होंने कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर लिया, और एक दूसरा कॉइल लिया, जिस कॉइल में इन्होंने क्या कर रखा था? बैटरी के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करा रखा था। ठीक है, आई इसको जब ये इसके आसपास लेके आ रहे थे, ठीक है, अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको जब ये इसके आसपास लेके आ रहे थे तो क्या हुआ कि यहाँ से फिर से इसमें डिफ्लेक्शन देखा गया। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा? सेकेंड। ये भी क्या बता रहा है? ये भी बता रहा है रिलेटिव मोशन को। किसको बता रहा है? रिलेटिव मोशन को। माने अगर कोई करंट कैरिंग लूप हो, तो हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में, करंट कैरिंग लूप अगर है तो वो अपने आप में क्या होता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये भी मैग्नेट की तरह है, ये तो मैग्नेट है ही, बार मैग्नेट। तो जब इनका मूवमेंट होता है तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी फेनोमेना थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि एक कॉइल यहाँ पर इन्होंने रखा और उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और एक कॉइल इन्होंने यहाँ पर रखा और इसमें इन्होंने बैटरी लगा दी और एक टैपिंग की लगा दी। अब यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे थे ये लोग कि अगर हम रिलेटिव मोशन नहीं कराएं तो क्या तब भी करंट इंड्यूस हो रहा है इसमें? बिल्कुल। जैसे ही टैपिंग की को इन्होंने यहाँ पर प्रेस किया तो इसमें उनको क्या मिल गया? डिफ्लेक्शन मिल गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, दो लोगों का इसमें नाम आता है, फैराडे का और हेनरी का। दोनों लोगों ने मिलकर इस पे काम किया था इंडिपेंडेंटली। एक इंग्लैंड में कर रहे थे, एक अमेरिका में कर रहे थे। तो जैसे ही टैपिंग की को इन्होंने प्रेस किया तो टैपिंग की प्रेस करने से होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और उसकी वजह से इसमें करंट आने लगता है। तो ये तीनों जो केस है हमारा, ये एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा है? 3rd है। ठीक है, इन तीनों एक्सपेरिमेंट को करने के बाद पहले लोगों को लगता था कि भाई ये चीज़ें रिलेटिव मोशन से हो रही हैं, तो रिलेटिव मोशन नहीं था। अब इन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब उस पर हम चर्चा करेंगे, और वो जो हमारी चीज़ है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट से इनको यही पता चला। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई ये एक एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है A और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ ऐसे पास कर रही हैं। ओके,
ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है जी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो फ्लक्स जो हमारा होता है वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखने को जाएं तो ये होगा बी ए कॉस थीटा, जहाँ पर ए को ध्यान रखना इफेक्टिव एरिया होता है। कैसा एरिया होता है? अब ये इफेक्टिव एरिया कैसे पकड़ेंगे? तो इफेक्टिव एरिया पकड़ने का तरीका ये है कि वो एरिया जिस एरिया मैग्नेटिक फील्ड हो, दो चीज़ें होती है, एक डॉट, डॉट का मतलब इनटू, डॉट का मतलब कमिंग आउट, ठीक, और क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। ये जो है ये हमारा क्या है? कंडीशन है। क्रॉस का मतलब कोई चीज़ अंदर जा रही है, डॉट का मतलब कोई चीज़ बाहर आ रही है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एरिया है, इस एरिया में हमने ऐसे क्रॉस 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 लगा दिया। ठीक है, एक एरिया ऐसा है जिसमें हमने यहाँ पर क्रॉस 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 लगा दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए इफेक्टिव एरिया कौन है, तो इसमें तो इफेक्टिव एरिया ये है, और इसमें कौन है इफेक्टिव एरिया? ये वाला रीजन जो है वो कैसा है? इफेक्टिव एरिया माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लक्स के जो हमारे क्वेश्चन हैं ये तो ऐसे हो गए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फाई चेंजेस, ये कब चेंज करेगा? फाई चेंजेस कब कब चेंज करेगा? जब बी चेंज करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड। फिर कब चेंज करेगा? जब एरिया चेंज करेगा। ठीक है, और कब चेंज करेगा? जब थीटा चेंज करेगा। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चेंज करे तब भी फ्लक्स चेंज करेगा, या तीनों एक साथ चेंज करे तब भी फ्लक्स चेंज करेगा। यानी तीन ये मेन वेरिएबल्स हुए जिनके हेल्प से हम क्या देख सकते हैं कि फ्लक्स में वेरिएशन। अब फ्लक्स के बारे में कुछ और बातें हो जाए। ठीक है, एसआई यूनिट इसका क्या होता है? तो एसआई यूनिट इसका होगा टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके? वेबर के। वेबर को कैसे एब्रीविएट करते हैं? 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 वेबर। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकाल के लाती हैं, और वो निकाल के क्या लाते हैं? वेबर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर। एक जगह यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये हमारा टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 वेबर। अब यहाँ से अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है तो टेस्ला होता है, तो टेस्ला की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ये तो हुआ ऐसा, ये एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर है। अच्छा, और क्या हो सकता है? सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा? सीजीएस यूनिट की तरफ अगर आप जाएं तो इसको बोलते हैं 1 मैक्सवेल। क्या होता है? 1 मैक्सवेल। 1 मैक्सवेल को बोला जाता है। तो 1 मैक्सवेल को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए मैक्सवेल का मतलब हुआ इसको हमको गॉस में लिखना होगा। तो 1 टेस्ला में कितना होता है? 10 के पावर 4 गॉस होता है, और 1 मीटर में होता है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाए 10 के पावर 2 का स्क्वायर, तो टोटल मिला के हो गया 10 के पावर उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे करते हैं 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 10 के पावर +4 और इंटू 10 के पावर मीटर स्क्वायर है ना, तो 4 और यहाँ हो जाएगा गॉस सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल। तो ये हो गया मैक्सवेल। थोड़ी सी गलती, चालान कट जाता है कि नहीं? तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमने देखा फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है, जो अगली चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारा फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ। तो फटाफट आप इनको नोट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ने क्या कहा था कि अगर किसी कॉइल से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्रिएट होता है? ईएमएफ आ जाता है। तो उन्होंने बताया था E = -N dφB/dt। चेंजिंग फ्लक्स से क्या आ गया? ईएमएफ आ गया। E को क्या बोलते हैं बेटा? ईएमएफ। इसकी यूनिट होगी वोल्ट। ओके, चलो। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। डी फाई क्या है? चेंज इन फ्लक्स है। ये माइनस साइन क्या बताता है? तो ये डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट कह लो या ईएमएफ कह लो, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन देगा। अगर करंट पता चल गया तो बैटरी किधर है पता चल जाएगी, बैटरी को पता चल गया तो करंट पता चल जाएगा।
ठीक है। ये किससे हम लोग निकालते हैं, तो ये निकालते हैं लेंज लॉ से। किससे निकालते हैं, लेंज लॉ से। और लेंज लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब मुद्दा ये है कि इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप यूँ समझ लीजिए कि एक तो ग्राफ से पूछा जा सकता है फाई और टी का, इसके स्लोप से आपको क्या निकालना आ जाना चाहिए, तो स्लोप से इसके क्या मिलेगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, से आपको ईएमएफ मिल जाएगा। दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है यहाँ पर ई दे देगा और यहाँ पर टी दे देगा, इसके एरिया से आपको क्या निकाला जा सकता है, तो एरिया से ईटी मिलेगा। ईटी मिलने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या मिलेगा, चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर, ठीक है। कभी कभी ये वाला ना दे करके ऐसे भी दे देता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये किसके लिए है, एवरेज के लिए है, और ये किसके लिए है, इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करिए। अब हम बात करेंगे लेंज लॉ के बारे में, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, लेंज लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। लेंज लॉ जो है हमारा कैसे काम करता है, तो लेंज लॉ के लिए आपको याद रखना है कि अगर फ्लक्स में जो चेंज आएगा ये उस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। लेंज लॉ क्या करता है, अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स ओरिजिन। अब यहाँ पर ये पंचलाइन है हमारी, अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स ओरिजिन। मतलब अगर मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे यहाँ पर कोई हमारा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस फील्ड से एक टुकड़ा ये बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे वी से। तो अभी आप देखिए इसका फ्लक्स किधर की तरफ है, तो फ्लक्स अंदर की तरफ है, और जैसे जैसे ये बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स इसका क्या हो रहा है, अंदर की तरफ डिक्रीज कर रहा है। तो इस चेंज का वो अपोज करेगा, लेंज लॉ ने यही बताया। तो अपोज करने के लिए उसको कैसे करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ये देखो अंदर की तरफ करने के लिए उसको क्लॉकवाइज करंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। ऐसे ही हम लोग लेंज लॉ के हेल्प से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेंज लॉ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी में ढेर सारी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सारे एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं लेंज लॉ से रिलेटेड, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऐसे कोई चीज़ रखा हुआ है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एक मेटल का पार्ट रखा हुआ है और इस मेटल में हम एक टुकड़े को ऐसे खींच रहे हैं वी से, ठीक है। मान लेते हैं ये P है और ये क्या है, Q है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा B है, ये लेंथ कितना है, L है। तो यहाँ से जो हमको EMF मिलता है, EMF कितना मिलता है, मोशनल EMF BLV मिलता है। अब यहाँ पर पूछता है कि कौन हाई टर्मिनल पे है, VP या VQ। तो इनको निकालने के लिए आपको मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ जब आपसे पूछे तो आपको सिंपली V क्रॉस B फाइंड करना है। कैसे पता करना है, देखिए V क्रॉस B आप करेंगे, V और B अंदर की तरफ है क्रॉस B, तो थंब बताएगा हाई पोटेंशियल को या हाई टर्मिनल को। V क्रॉस B, V और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, V क्रॉस B। ऊपर की तरफ क्या बता रहा है कि P हाई टर्मिनल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर P हाई टर्मिनल और Q लो टर्मिनल। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा इन दोनों के बीच कितना है पोटेंशियल, तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू BLV कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए VQ माइनस VP तो आप करोगे माइनस BLV। ऐसे क्वेश्चंस फंसाता है, इसलिए आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। इस पर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जिसपे हमको रिजल्टेंट लेना पड़ता है। ये हमारा क्या है, कोई सेमी सर्कुलर है, इसका रेडियस कितना है, R है, ये ऐसे है, और इसको हम ऐसे मूव करा रहे हैं V से, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये P है और ये Q है, इसका आप वेक्टर सम निकाल लीजिए। तो वेक्टर सम कितना आएगा इसका, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो यही चीज़ तो मिलेगा, यानी हमको L की जगह कितना मिलेगा, 2R। तो हमारा EMF कितना आ जाएगा, B 2R और V, तो यहाँ हो जाएगा 2RBV। ये हमारा आ गया EMF। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, ये तो आता है टर्मिनल के लिए, वो हमने कर लिया।
इसका रिजल्टेंट लेकर के करना वो भी हमने कर लिया। अब आता है एक रोटेटिंग वाला, तो उसको हम कवर करते हैं। फटाफट आप इनको पहले नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। मान लीजिए कभी कभी कहता है कि ऐसे हमारा जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई बार है जो हिंज्ड है और ये क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा O है और ये हमारा P है। ये ऐसे घूम रहा है कितना, ओमेगा से। यहाँ पर ये फिक्स है और ऐसे ये घूम रहा है। तो इसमें कितना आएगा, अगर इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा हो, R दे रखा हो, तो इसका जो EMF निकल के आता है वो निकल के आता है B/r² ओमेगा बाई 2। ये भी आपका NCERT का ही एग्जाम्पल है, इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पे समय कम रहते हुए हम खाली आपको मेन चीज़ बता रहे हैं, इसलिए हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो B/r² ओमेगा बाई 2, यहाँ पर ओमेगा किस में होना चाहिए, तो ओमेगा होना चाहिए रेडियन पर सेकेंड में। अगर इसमें नहीं दिया है तब क्या करेंगे, ओमेगा और किस में दे सकता है, RPM में दे सकता है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ओमेगा कैसा हो जाएगा, 2πn/60, जहाँ पर n क्या है, तो n RPM में दी हुई चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है। कभी कभी ना फ्रीक्वेंसी दे देता है, क्या दे देता है, फ्रीक्वेंसी दे देता है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा = 2πf। ये कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, देखिए फॉर्मूला इन्हीं 3-4 चीज़ों से वो पूछ सकता है। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा E = B/r², यहाँ पर हो जाएगा 2πf/2, 2 से 2 चला गया तो ये हो जाएगा πB/r²f। तो एक तो ये बन गया हमारा इसके टर्म में, जब ओमेगा को हमने ऐसे लिखा। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी B/r² 2πn/2 × 60। तो 2 से 2 गया, यहाँ पर हो गया B/r² NBr² π/60। तो ऐसे भी क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर कोई सर्किट है, क्या है, अगर कोई सर्किट है, एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर लूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सर्किट दे रखा है, ठीक है। तो सर्किट में जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि रेसिस्टेंस लगा हुआ है R, और बैटरी हमने ये निकाली है, BLV वाली हमारी बैटरी है। कौन सी है, BLV = EMF। हमने क्या यूज़ करना है, BLV। तो हमने यहाँ पर EMF सेट कर दिया, कितना, तो EMF है हमारा BLV। तो यहाँ से करंट कितना आएगा, तो E/R करोगे आप तो हो जाएगा BLV/R, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ से आपसे पूछता है पावर, तो पावर = क्या होगा, E × I हो जाता है, करो BLV, E की जगह, I की जगह BLV/R। तो ये हो जाएगा B² L² V² बाई R। ये चीज़ हमारी आती है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो ये जो पावर आती है कहाँ से आती है, कोई बंदा पटरी पे उस चीज़ को खींच रहा था, ये जो रॉड को खींचा जा रहा था V रफ्तार से, इसको कोई ना कोई खींच रहा है, तो उसको खींचने में जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चली जाती है। खींचने में मैकेनिकल एनर्जी लगी तो ये एनर्जी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फाई बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स और Q माने चार्ज, इनके बीच। E = हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं N मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, N ΔΦ/ΔT। और देखो E = हम लिख सकते हैं I/R, I को लिख सकते हैं, सॉरी I/R नहीं IR, क्या सर, IR यहाँ पर लिख सकते हैं ΔQ/ΔT × R। अब इसको इक्वेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ΔQ/ΔT × R = N ΔΦ/ΔT। तो ΔT से ΔT गयो तो यहाँ पर ΔQ का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया N/R और ΔΦ का मैग्नीट्यूड। ये रिलेशन हमारा आ जाता है चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इतना फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे मेरे ख्याल से ED करंट का कॉन्सेप्ट है तो उसको देखा जाएगा। चलिए, आई थिंक आपने इनको नोट कर लिया है।
अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ईडी करंट। ठीक है, तो ईडी करंट जो है हमारा ये क्या, जैसे मान लीजिए कोई मेटल का प्लेट है, ये मेटल का प्लेट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव कराते हैं तो इसमें क्या आने लगता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इसमें एक तरीके की करंट आने लगती है। इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईडी करंट। ये जो करंट्स हैं इन्हीं करंट्स को क्या बोला जाता है, ईडी करंट। इसको किसने ढूंढा था, तो इसको फोकट ने ढूंढा था। फोकल्ट उसका नाम है जिसने इसको ढूंढा था, तो इसको बोला जाता है फोकट करंट। फोकट नहीं, फोकल्ट होता है, पर आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं फोकट का जो करंट आता है वो ईडी करंट होता है। ठीक है, फोकट हो गया, फोकट का करंट। ठीक है, इसको हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, एक अनवांटेड फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है, अनचाहा, जिसको हम लोग कभी चाह ही नहीं रहे थे वो भी होने लगा। अब ये होने लगा तो ये क्या क्रिएट करता है, हीटिंग क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, हीटिंग क्रिएट करता है। और हीट क्रिएट होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो सकता है। हीट ज़्यादा हो जाएगा तो मटेरियल गर्म होगा, गर्म होगा तो आग लगेगा। आग लगना एक अनवांटेड फिनोमेना है जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस ईडी करंट। अब हालांकि इस हीट का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, फर्नेस वगैरह में, लेकिन रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, लेमिनेशन करना। लेमिनेशन कर देते हैं। दूसरा क्या है, कटिंग स्लॉट्स, कटिंग स्लॉट्स। अब इसका क्या मतलब हो, तो मान लो ये कोई मटेरियल हो गया हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, पतले पतले ऐसे स्लॉट्स काट देते हैं। जब ऐसे स्लॉट्स काट देंगे ना, तो कभी देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर में, पतले पतले ऐसे स्लॉट्स काट देने से क्या होता है कि ये देखो मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ, स्लॉट्स दिखाई दे रहा है आपको। ये स्लॉट्स कट कर देने से क्या होता है कि मेटल का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, और एरिया कम हो जाने से इसमें करंट उतना नहीं आ पाता है। दूसरा क्या है, लेमिनेशन कर देने से भी बचता है। ट्रांसफार्मर वगैरह में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे आप ई शेप का देखे होंगे, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को जब आप तोड़ फोड़ के कुछ करते होंगे तो उसमें आप देखेंगे ऐसे ई शेप का निकलता है, एक ऐसे निकलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, ये सब चीज़ें इसमें वाइंडिंग्स लपेटी गई रहती हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे ट्रांसफार्मर बनता है तो उनमें सॉफ्ट आयरन कोर का लेमिनेटेड कोर लगाया जाता है। तो ये ईडी करंट का हमारा रिडक्शन हुआ। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन तो इसका खूब है भाई। एप्लीकेशन इन सेंस कि मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन में ब्रेक लगाने के काम आता है। ब्रेक सिस्टम होता है ये कहाँ पर, तो मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन में, मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन्स में। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, फर्नेस बनाया जाता है, फर्नेस बनाया जाता है, इंडक्शन फर्नेस जिसको बोला जाता है, इंडक्शन फर्नेस। तीसरा हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और पुराने जो मीटर थे हमारे एनालॉग वाले वो बनाने के यूज़ में ही आता है। तो ये तो हमारी कहानी थी ईडी करंट की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडक्टेंस का। ठीक है, किसकी बात करेंगे, इंडक्टेंस की। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, तभी हम बात कर लेते हैं इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस मतलब इंडक्टर से जो बनने वाली चीज़ है, जिससे इंडक्टर बनी है, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस होता क्या है, तो अपने आप में भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, तो इंडक्टेंस एक फेनोमेना है जिसमें किसी चीज़ में कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ को स्टार्ट कर दे, है ना, तो इंडक्टेंस हो गया। जैसे मान लीजिए एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, इस कॉइल में करंट है, इस कॉइल में करंट नहीं है, इसके करंट की वजह से इसमें करंट आने लगा, तो ये क्या है, इंडक्शन है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जब एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में आता है, दूसरे कॉइल की वजह से पहले में आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कभी कभी खुद ही के कॉइल में करंट की वजह से खुद ही में इंड्यूस हो गया करंट, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों को फटाफट, इंडक्टेंस को। इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस में पहला है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, म्यूचुअल को देखेंगे। म्यूचुअल मान लीजिए ये हमारा कॉइल हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा कॉइल सेकंड। इसमें करंट हमने फ्लो करा दिया I2 इसके करंट की वजह से इसमें फ्लक्स आने लगेगा। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, लेट कर लेते हैं, N1 टर्न्स था, फ्लक्स ∅1 हो गया। तो ये जो ∅1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2 के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं
म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये बन गया पहला इक्वेशन। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे N1 d∅1 dt इज इक्वल टू M12 di2 बाई dt, तो ये EMF बन गया, क्योंकि EMF का फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस N1 d∅1 अपॉन dt होता है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे E1 इज इक्वल टू माइनस M12 di2 बाई dt। एक फार्मूला हमारा ये बन गया। इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि पहले में करंट फ्लो करवा देते हैं I1 और दूसरे को ऐसे रखते हैं, तो इस केस में क्या होगा, दूसरे का जो फ्लक्स आएगा N2 phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो यहाँ से आ जाएगा N2 phi2 इज इक्वल टू 2 ड्यू टू 1 और यहाँ पे 1। एक तो हमारा ये बन गया। फिर इसके बाद हम इसको अगर EMF में कन्वर्ट करें तो इट इज़ इक्वल टू माइनस 21 di1 बाई dt। यहाँ से SI यूनिट किसका, SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दुनिया का कोई और इंडक्टेंस हो, SI यूनिट क्या होगा, हेनरी। ठीक है, एब्रीविएट करते हैं कैपिटल से, नॉर्मली मिली हेनरी यूज होता है। ठीक है, अब देखिए डिपेंड किस पे करता है ये, तो पहला हो गया ओरिएंटेशन पर, दूसरा हो गया डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच के डिस्टेंस पर, तीसरा परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी है उनके, तीनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर दो सोलेनॉइड्स आपको ऐसे दे रखी हों, इनकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पर हम बस खाली फार्मूला लिखेंगे, डेरिवेशन करने की ये समय बचा नहीं है ऐसे। ठीक है, बड़े वाले को R1 बोल दिया, बड़े वाले को R2 बोल दिया, छोटे वाले को R1 बोल दिया। यहाँ पर जो आता है M12 या M21 वो आता है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर और L इन दोनों के बीच का लेंथ होता है दोनों सोलेनॉइड्स का, तो ये N1 N2 पाई R1 और इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, किसके लिए, कॉन्सेंट्रिक सोलेनॉइड्स के लिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सोलेनॉइड्स के लिए ये हमारा हो गया। फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, तो आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस वाला केस देखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सोलेनॉइड की वजह से क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का कंडीशन ये है कि ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था I, और इसी करंट की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होने लगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे N phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही ये हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा Li, L को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका भी SI यूनिट हेनरी होता है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये, शेप एंड साइज पे करेगा, दूसरा परमेबिलिटी पर। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये इक्वेशन बन गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो E इज इक्वल टू आएगा माइनस L di बाई dt। इंडक्टर को दिखाने का तरीका क्या है, ऐसे इंडक्टर को दिखाते हैं, ये L हो गया सर्किट में। ठीक है, इस EMF को बैक EMF भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बैक EMF भी इसको कहा जाता है। तो बैक EMF और सेल्फ इंडक्टेंस सेम चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेल्फ इंडक्टेंस से जो EMF आता है और बैक EMF दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब सोलेनॉइड की वजह से कितना होता है, तो किसी भी सोलेनॉइड की वजह से अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालने को जाएं, मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है L। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड की एक्सिस पे, म्यू नॉट N I होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो L की जो वैल्यू हमारी आती है वो आती है म्यू नॉट N, जस्ट अ सेकेंड, म्यू नॉट N स्क्वायर होता है, N स्क्वायर A और L। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n इज इक्वल टू होता है ये। तो जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर बाई L स्क्वायर A और L, एक L से एक L गया तो L की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। एक फार्मूला ये होता है
और एक फार्मूला ये होता है, ठीक है, ये दोनों होते हैं। अब आता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर होती है U इज इक्वल टू हाफ एल आई का स्क्वायर। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को अगर आप देखें तो स्मॉल यू, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है हाफ बी का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। जैसे इलेक्ट्रिक वाला आता था, इलेक्ट्रिक वाला कितना आता था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ऐसे आता था ना, वैसे मैग्नेटिक भी ऐसे आता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी कितनी होती है इतना फटाफट नोट करिए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एसी जनरेटर, तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। बहुत फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन है आपका, अगर आपने पढ़ा है आराम से इसको लगा करके आप देख सकते हैं। तो एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में देखिए बेसिकली ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, ये हो गया साउथ पोल, और ये ऐसे हो गया हमारा एक, और यहाँ पर रिंग्स लगी रहती है, ठीक है, और यहाँ से कार्बन ब्रशेस ऐसे टच करते रहते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा हो गया एक्सल, क्या हो गया? एक्सल, जिसके अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। तो ये जो हमारा घूमने वाली चीज़ है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है कि थीटा बाई टी होता है। तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखें? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं भाई? ओमेगा टी नहीं लिख सकते, ऐसे रिलेशन बना दिया जाए तो, है ना, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स को अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बी ए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए, कॉस की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालने जाएं तो वो हमारा हो जाएगा एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाई टोटल अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर देंगे? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये चीज़। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो ई एम एफ आ जाएगा। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाता है? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो गया एन बी ए बाहर आ गया, डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एन बी ए ओमेगा ये बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, और यही हमारा है। तो यहाँ से देखो इन सभी को बोला जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको बोला जाता है पीक, क्या बोला जाता है? पीक ईएमएफ। इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर करंट निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई आर। ई की वैल्यू रख दो, तो ई की वैल्यू रखोगे तो मैग्नीट्यूड रखते हैं ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इस पूरे को आई नॉट बोल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।